हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? तो क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कंसोलिडेशन के। अब किसी और एग्जाम का जो क्वेश्चन आया हुआ है कंसोलिडेशन का, उसको कवर करते हैं। मैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जितने भी, उसमें सारे के सारे, उसमें आपके सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो रही हैं कंसोलिडेशन की। पूरा कंसोलिडेशन आपका कवर हो जाएगा उस चीज के अंदर, जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर्स डाले हैं। तो आज फिर से एक एग्जाम का क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया कि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ही 16 टू 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का इस तरीके से एग्जाम के अंदर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमें कवर करके जाना चाहिए, और बहुत इजी चैप्टर है। क्योंकि बहुत इजी वे में, जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, आप वो लेक्चर देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे क्या करना है। तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये है जुलाई 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये 16 मार्क्स का है। चेन होल्डिंग का ही है क्वेश्चन। चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है चेन होल्डिंग का ही क्वेश्चन है। चेन होल्डिंग का क्वेश्चन, ये इसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ ग्रुप कंपनीज, तीन कंपनीज दे रखी है, एलएक्स एमएक्स एंड एनएक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। एलएक्स एमएक्स एंड एनएक्स इन लैक अमाउंट है। 16 मार्क का क्वेश्चन है। नॉन करंट एसेट्स पीपीई इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है नॉर्मल, और आपको एक तरीके से क्लीन बैलेंस शीट दे रखी है अगर आप देखोगे तो प्रॉपर, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में अगर मैं देखूं तो एलेक्स लिमिटेड ने होल्ड करें 85% शेयर्स इन एमएक्स लिमिटेड acquired which were acquired which were which were acquired on 1st April 2020। मतलब एलेक्स ने जब एमएक्स में होल्डिंग डाली तो वो कब डाली? बिगिनिंग के अंदर। और जब एनएक्स ने एमएक्स ने एनएक्स कंपनी के अंदर जब होल्डिंग एक्वायर करी, वो करी 30 सितंबर, मतलब मिड में। तो टाइम अपॉर्शनमेंट किसका होगा? टाइम अपॉर्शनमेंट इसका होने वाला है। टाइम एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। ओपनिंग में बिगनिंग वाले में थोड़ी ना टाइम एडजस्टमेंट हम कुछ करेंगे, उसमें तो सिंपल बस अमाउंट्स निकले दिखने पड़ेंगे हमें। रिजर्व दे रखा है, रिटेन अर्निंग दे रखा है, और सीजनल नेचर, इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट कंपनी हैज adopted an accounting policy to measure नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। इसने साफ बोल दिया कि एनसीआई को फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना है, बस बात खत्म। और फेयर वैल्यू के पर शेयर के हिसाब से इन्होंने दे दिया कि कितना कितना क्या कैसे रहेगा। चलो, तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। मैंने स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, एनालिसिस ऑफ नेट असेट्स, कुछ भी कह लीजिए आप। तो हम हमेशा चेन होल्डिंग में क्या होता है, हम बैक से स्टार्ट करते हैं। सारे वर्किंग नोट सब कुछ सेम रहेगा, बट बैक से स्टार्ट करते हैं हम चेन होल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं देखूं एनएक्स की, तो एनएक्स की मुझे देखनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1600 एंड 1600, कोई चेंजेस नहीं है। तो 1600, और डेट ऑफ बैलेंस शीट पे भी अगर देखेंगे तो हम 1600। अब यहाँ पर हमारे रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग में जो मूवमेंट्स हुई हैं उनको हमें लिखना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग, तो देख लेते हैं रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग में क्या क्या मूवमेंट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि कब एक्विजिशन हुआ है। अब हम एनएक्स लिमिटेड का कर रहे हैं, मतलब एमएक्स ने एनएक्स में जब हिस्सेदारी ली, एमएक्स लिमिटेड ने होल्ड करे 60% शेयर्स इन एनएक्स लिमिटेड, और कब करे 30 सितंबर को। मतलब प्री पीरियड के अंदर अगर मैं देखूं तो ये डेट आ जाएगी आपकी 30 सितंबर
2000 आई थिंक 20, आई थिंक 21 है, देखते हैं एक मिनट। हाँ 2020। चलो, और रिजर्व्स के जो मुझे बैलेंसेस दे रखे हैं वो कब के दे रखे हैं, 1 अप्रैल के, 1 अप्रैल 2020। और इसका भी अगर मैं देखूं तो 1 अप्रैल 2020। तो अब इसके हिसाब से पहले मैं कुछ एडिशनल वर्किंग नोट्स बना लेता हूँ, सम एडिशनल वर्किंग नोट्स। यहाँ पे बना लेते हैं, सम एडिशनल वर्किंग नोट्स। सम एडिशनल वर्किंग नोट्स, ठीक है। सम एडिशनल वर्किंग नोट्स, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, या वर्किंग नोट नंबर ए कह लेते हैं इसको, क्योंकि हम अपने 4 वर्किंग नोट तो मेन वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। तो लाइक सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। पर्टिकुलर लाइक एमएक्स एंड एनएक्स, तो ये चीजें हैं, हमारी दो कंपनी थी एमएक्स एंड एनएक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एमएक्स में जो होल्डिंग ली है एलएक्स कंपनी ने, जो मेन होल्डिंग कंपनी है, तो उसमें होल्डिंग का कितना हिस्सा दे रखा है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा कितना दे रखा है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो होल्डिंग का हिस्सा दे रखा है 85%, और इसका हिस्सा दे रखा है 15%। अब होल्डिंग एलएक्स का, अब एमएक्स का एनएक्स के अंदर कितना हिस्सा है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 60%, 85% शेयर एलएक्स जो होल्डिंग कंपनी है, जो मेन होल्डिंग कंपनी है, उसका हिस्सा 85% शेयर्स था एमएक्स में। फिर एमएक्स ने फर्दर होल्ड करे 60% शेयर्स इन एनएक्स लिमिटेड। तो एलएक्स का हिस्सा अल्टीमेटली कितना देखा जाएगा इस चीज के अंदर, तो उसको करने के लिए कैसे हम क्या करते हैं, एक चीज लाइक इस तरीके से देख लेते हैं। लाइक ये मेरी एमएक्स एंड ये मेरी एनएक्स और ये मेरी एलएक्स। तो एलएक्स ने जब इसके अंदर शेयर्स होल्ड करे तो वो करे 85%। फर्दर एमएक्स ने एनएक्स के अंदर जो होल्ड करे हैं वो कितने करे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 60%। तो 60% होल्ड करे। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भाई एलएक्स ने कितने होल्ड करे एनएक्स के अंदर शेयर्स, क्योंकि तो होल्डिंग का तो लाइक मैं सबसे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा वो एलएक्स की, एलएक्स में अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी कौन है, एलएक्स है ना, तो इसमें बनेगी वो। तो अब मैं इसमें देखूंगा तो भाई सिंपल सी चीज है ना, 85% कर रहा था इसने एमएक्स में, एमएक्स ने फर्दर एनएक्स में 60% कर दिया। तो तो अब इसमें जो होल्डिंग का इंटरेस्ट होगा इसके अंदर, इसके अंदर जो होल्डिंग का इंटरेस्ट लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 85 का 60%। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 85 का 60%, तो 51% होल्डिंग है। मैं लिख देता हूँ इफेक्टिव होल्डिंग इंटरेस्ट, इफेक्टिव। और यहां पर अगर मैं देखूं तो
फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 49%, सिंपल। 49%। तो ये आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल गया। तो अभी मैं एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स किसका बना रहा हूँ? एनएक्स का। तो मुझे कौन सी होल्डिंग, लाइक जो परसेंटेज होल्डिंग निकली है वो ये वाली अभी काम में लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, एनएक्स को जब एक्वायर करा तो 30 सितंबर को करा था, तो मतलब इसमें टाइम अपॉर्चनमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं रिजर्व्स कितने हैं। और रिजर्व्स का जो ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है वो गिवन है 520 एंड 150। तो 520 एंड 150। तो रिजर्व्स है मेरा 520 एंड 150। 150 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है मेरा रिजर्व्स का 580 एंड 310, 580 एंड 310। 580 एंड 310, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर लाइक मैं टोटल देख लेता हूँ। तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर? तो टोटल देख लेते हैं। ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं। ये हो जाएगा। सबसे पहले मूवमेंट इन प्रॉफिट्स कितना आया है? 580 माइनस 520, दैट मीन्स 60 रुपीज का मूवमेंट आया है रिजर्व्स के अंदर। और रिटेन अर्निंग के अंदर कितना मूवमेंट आया? 310 माइनस 150, तो दैट इज 160। तो 160 का मूवमेंट आया है रिटेन अर्निंग के अंदर। तो आप देख रहे थे टोटल कितना, 1600 प्लस 520 प्लस 150, so दिस विल बिकम 2270। तो यू आर आपका हो जाएगा 2270, इसका 60, इसका 160। टोटल का तो हम करते नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है? प्लस और माइनस टाइम प्रपोर्शनेट, प्लस और माइनस टाइम एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, 6-6 महीने के प्रॉफिट्स हैं। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे अगर लाइक, या फिर मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये जो प्रॉफिट्स हैं ये पूरे 12 महीने के हैं, पर मुझे 6 महीने के प्रॉफिट इसमें से लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 6 महीने के प्रॉफिट किसके हैं? प्री पीरियड के हैं। वैसे ही सेम इसके अंदर है, 160 रुपए के प्रॉफिट पूरे साल के हैं, तो मुझे 6 महीने के प्रॉफिट प्री में डालने हैं। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और इधर कितना ऐड हो जाएगा? इधर कितना ऐड हो जाएगा तो अब देखते हैं। तो 30 तो रिजर्व्स के, 160 का हाफ कितना? 80 प्लस 30 मतलब 110। तो 110 रुपए के जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्री पीरियड में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये करने के बाद मेरा निकल जाएगा नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। ये यहाँ पर मेरा निकला नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। ये मेरा निकला नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। तो इसमें हम टोटल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2270 प्लस 110, तो 2380। ये आज आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2380। और 60 में से 30 माइनस हुए तो ये कितना आ जाएगा आपका 30, और 160 में से 80 माइनस करे तो ये आपका आ जाएगा 80।
ये आपका आ जाएगा 80। तो यहाँ पर बस मुझे बाइफरकेशन करनी है कि होल्डिंग का हिस्सा कितना है और आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो मैंने इसमें निकाल लिया था कि लाइक होल्डिंग जो होल्ड कर रहा है वो 51% होल्ड कर रहा है, और ये जो होल्ड कर रहा है नॉन कंट्रोलिंग वो है 49%। तो अब देख लेते हैं। 2380 मल्टीप्लाई बाय 51%, सो दिस विल बिकम 1200.8। बट इसका टोटल करना कहीं कुछ बनता नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे जो टोटल करना है वो सिर्फ इनके करने हैं। अगर पीएसएनए मेथड पे होता तो मुझे इसका भी टोटल करना पड़ता, क्योंकि फिर मुझे गुडविल निकालने में काम आता। पर इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको रहने देते हैं। आप सिर्फ बाद के प्रॉफिट्स को टोटल करिए। चलो करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 30 का 51%, तो 30 का 51% हो जाएगा आपका 15.3। तो आपका हो जाएगा 15.3 -30, तो 14.7 हो जाएगा एनसीआई। आपका हो जाएगा 14.7। 14.7 80 का 51% आपका हो जाएगा 40.8। सो ये आपका हो जाएगा 40.8 -80, तो दिस विल बिकम 39.2। 39.2। तो आपका एक एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स तो बन गया। और एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स किसका बना है अभी? एनएक्स लिमिटेड का। अब हम बनाएंगे एमएक्स लिमिटेड का। चलो एक काम करते हैं। तो अब वर्किंग नोट नंबर 1 ही है, तो इसको हम दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 का ए पार्ट, एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स एनएक्स लिमिटेड की जगह इसको कर देते हैं हम एमएक्स लिमिटेड। ये हमारा है एमएक्स लिमिटेड, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें अमाउंट्स का देख लेते हैं। अमाउंट्स को हटा लेते हैं सिर्फ, क्योंकि इसमें तो कैसा कुछ अलग अलग अमाउंट्स आएंगे सबके। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एमएक्स की क्या इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई कब इसको इनकॉर्पोरेट लाइक कब हमारा एक्विजिशन टाइम कब था इसके लिए, वो देख लेते हैं पहले। तो आई थिंक इसके लिए तो 1 अप्रैल ही था। देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट क्या कह रही थी। तो एलेक्स ने जब एमएक्स को एक्वायर करा 85% होल्डिंग के साथ, तो विच वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से यहाँ पे डेट का पंगा है थोड़ा। तो ये जो होगा मेरा वो होगा, ये मैंने करा था कब? 1 अप्रैल 2020 को। तो इसके अंदर कोई भी टाइम एडजस्टमेंट हमारी नहीं आएगी।
टाइम एडजस्टमेंट हमारी नहीं आएगी, टाइम एडजस्टमेंट हमारी आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके अंदर कोई लाइक मिड ईयर में कुछ नहीं हो रहा है इस चीज के अंदर, तो इसलिए हमारी कोई भी टाइम एडजस्टमेंट इस चीज के अंदर नहीं आएगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी कितनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेते हैं कंपनी की कितनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी ये रही शेयर कैपिटल 2000। तो ओपनिंग में भी 2000 है आपकी, और क्लोजिंग के अंदर भी आपकी कितनी है, 2000 ही है। ठीक है। यहाँ पर टोटल हो जाए। ऑटोमेटिक सेव तो चल ही नहीं रहा। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब रिजर्व्स को देखने हैं हमें। तो रिजर्व्स के लाइक क्लोजिंग बैलेंसेस देख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। तो रिजर्व्स ये रहा मेरा, रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग। तो 810 एंड 600, 810 एंड 600। सो 810 एंड 600, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 810 एंड 600। और इसके ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं फटाफट अब हम। तो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं 760 एंड 480। तो रिजर्व है हमारे 760 के, और हमारा ये है 480। 760 एंड 480। चलिए, अब एक बार टोटल कर लेते हैं फटाफट, कितना कितना बैठ रहा है। 2000 शेयर कैपिटल है, 760 आपका रिजर्व्स हैं, एंड 480 आपका दिस, ये 3240। तो 3240। टाइम एडजस्टमेंट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम उस तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। टाइम एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब मूवमेंट देख लेते हैं कितनी कितनी आई है। तो 810 माइनस 760, 810 माइनस 760, सो दिस विल बिकम 50। जो मेरा रिजर्व के अंदर मूवमेंट आई है वो 50 की आई है। एंड रिटेन अर्निंग में देख लेते हैं कितनी मूवमेंट है। तो ये मेरी 120 की मूवमेंट आई है। ठीक है। सो 50, 120, टाइम एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 3240, 50, 120, होल्डिंग, और इसमें बांट देते हैं। तो 50 का 50 लाइक अब इसमें रेट्स चेंज होंगे, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं, अब एमएक्स के लिए हम बना रहे हैं, तो रेट्स भी इसमें चेंज होंगे। तो इसमें रेट्स आपके आ जाएंगे 85% एंड 50%। तो होल्डिंग आ जाएगा आपका 85% एंड 15% आपका ये आ जाएगा। चलो, तो 3240 का 85% अगर मैं निकालूँ तो 2754। बट प्री एक्विजिशन के आप नहीं निकालोगे, क्यों? क्योंकि आपको फेयर वैल्यू गिवन है, तो एनसीआई उस पर कैलकुलेट होगा, ना कि पीएसएनए मेथड के बेसिस पर। चलो, तो पोस्ट पीरियड के जो प्रॉफिट है सिर्फ उनके हिस्से निकलेंगे। तो 50 का 85% आपका हो जाएगा 42.5। तो ये आपका हो जाएगा 42.5 माइनस 50, 7.5। तो ये आपका हो जाएगा 7.5। वैसे ही 120 का देख लेते हैं। 120 का 85% आपका हो जाएगा 102। तो आपका हो जाएगा 102। 120 का 85%, हाँ ठीक है। और 120 माइनस 102, ये आपका हो जाएगा 18। आपका हो जाएगा एनसीआई का। तो 18 आपका हो जाएगा एनसीआई। चलो, तो एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स तो हमारे बन गए। अब अगला वर्किंग नोट क्या बनता है हमारा। सो वर्किंग नोट नंबर 2। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल या फिर गेन गेन ऑन बारगेन परचेज, या तो गुडविल निकलेगी या फिर गेन ऑन बारगेन परचेज। तो अब कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। सो पर्टिकुलर, ठीक है, एम एक्स एंड एन एक्स। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपनी क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो अब क्या क्या है, एल एक्स ने एम एक्स में कितनी करी, फिर एम एक्स ने एन एक्स में कितनी करी। चलो, तो एल एक्स ने एम एक्स में जो करी है वो कितनी करी है वो देख लेते हैं। तो इसने साफ बोल दिया कि भाई एल एक्स ने जो एम एक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो कितनी करी हुई है, 2620 की। ये रहा 2620 की, किसमें करी है, एम एक्स लिमिटेड में। चलिए, इन्वेस्टमेंट मुझे पता चल गया भाई 2620 की एल एक्स ने एम एक्स के अंदर करी हुई है, 2620 की। बट एम एक्स ने एन एक्स के अंदर कितनी करी है, 2620 की। क्या अब आप बोलोगे कि यहाँ पे दे तो रखा है कि भाई हमारे एम एक्स ने एन एक्स के अंदर कितनी कर रखी है, वो करिए 1350 की। क्या मैं इस अमाउंट को ले लूं, क्या मैं इस अमाउंट को ले सकता हूं। मैंने अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन चेन होल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें दो ही चीजें होती हैं चेन होल्डिंग के अंदर जो बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। एक तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट, आप इसको नहीं लोगे। आप इसको नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे इसका रीजन मैं बताता हूँ अभी आपको। एडिशनल वर्किंग नोट्स में आते हैं अब एक बार। एडिशनल वर्किंग नोट्स में बताता हूँ मैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर बी। वर्किंग नोट नंबर बी, तो इसमें अब इसमें आप क्या निकालोगे कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट कितना है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देखिए अब इसमें एमएक्स ने एमएक्स ने जो एनएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है वो करी कितनी है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो एमएक्स ने एनएक्स के अंदर कितनी है, 1350 की। मतलब टोटल 1350 की टोटल इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। चलिए, 1350 की टोटल इन्वेस्टमेंट करी। अब यहां से एक चीज क्या समझ आती है कि 1350 जो एमएक्स ने एनएक्स के अंदर लगा दिए, इसमें पैसा था किसका, अल्टीमेटली था तो एलएक्स कंपनी का ही। क्योंकि एलेक्स ने जब 85% एक्विजिशन एमएक्स के अंदर करा था, तो 85% पैसा किसका था, अल्टीमेटली एलेक्स का था। वही पैसा उठा के एमएक्स ने किसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, एनएक्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं इस अमाउंट को कैसे ले सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर तो एनसीआई का स्टेक भी है। भाई इसके अंदर तो एनसीआई का स्टेक भी है ना, टोटल 1350 का करा है, तो इसके अंदर तो कहीं ना कहीं एनसीआई का स्टेक भी होगा। तो यहां पर मुझे बाइफर्केशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 85% हिस्सा किसका है, होल्डिंग का, और 15% हिस्सा किसका था, एनसीआई का। तब जाके तो 1350 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं एनएक्स के अंदर। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि 85% और 15% हिस्सा है कितना। तो अब मैं देखूं अगर, तो 1350 मल्टीप्लाई बाई 85%, तो दिस विल बिकम 1147.5। तो ये मैं देख लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 1147.5। एंड 1350 का 15% अगर मैं देखूंगा तो 202.5, तो 202.5। तो ये मेरा एनसीआई का आ गया, ये मेरा है होल्डिंग, और ये मेरा है एनसीआई ने जो स्टेक उसके अंदर ले रखा है। तो अब मुझे जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट देखना है वो कौन सा देखूंगा, मैं ये देखूंगा ना, ये 1147 इतना उसने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। जब मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकालूंगा तो यहाँ पर मैं डालूंगा 1140। इसको रेड से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपका हो जाएगा
1147.5। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये मेरा आ जाएगा 47.5। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो इसके अंदर समझने वाली थी। ठीक है, 1147.5। अब इसमें मैं ऐड क्या करता हूँ, हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो ये तो बहुत इजी है, फेयर वैल्यू पे आपके ऑलरेडी गिवन है कितना कितना आपको डालना है। तो mx का कितना और nx का कितना, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे गिवन है, तो देखिए, तो इन्होंने बोला कि mx लिमिटेड 120 पर शेयर पे मुझे करना है फेयर मार्केट वैल्यू पर, और nx लिमिटेड के अंदर 125 पर शेयर के ऊपर। अब मुझे ये देखना है कि एनसीआई का शेयर के अंदर हिस्सा कितना था। तो एमएक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल अगर मैं देखूं, एमएक्स लिमिटेड की अगर शेयर कैपिटल में देखूं, तो वो कितनी, देखिए 2000 और 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है, मतलब 2000 डिवाइड बाय 100 में करूं तो 20 लाख, 20 लाख शेयर, 20 लाख शेयर है जो टोटल शेयर कैपिटल है। अब एलएक्स का एमएक्स में हिस्सा कितना था, 85%, और एनसीआई का हिस्सा कितना था, 15%। मतलब इस 20 लाख शेयर के अंदर 15% हिस्सा तो एनसीआई का, मतलब 3 लाख शेयर। तो मतलब 3 लाख शेयर एनसीआई के हैं एमएक्स के अंदर। तो 3 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय एमएक्स के अंदर 120 पर शेयर के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन करी हुई है। तो 120 ये पर शेयर है, तो टोटल एनसीआई फेयर वैल्यू के हिसाब से कितनी होगी। अब ऐसे ही पहले हम उसका एनएक्स का भी निकाल लेते हैं। तो एनएक्स की कितनी थी, अब एनएक्स की अगर मैं शेयर कैपिटल देखूं, कहाँ गई, हाँ, तो 1600। अब इस 1600 में मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाले थे 51% एंड 49%। तो एनसीआई का इस 1600 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 16 लाख शेयर्स निकल के आते हैं। इसमें 49% हिस्सा किसका है, एनसीआई का, मीन 7.84 लाख शेयर्स किसके हैं, एनसीआई के हैं। 7.84 लाख शेयर्स किसके हैं, एनसीआई के हैं, 7.84 लाख, मतलब 7.84 लाख शेयर्स किसके हैं, आपके एनसीआई के अंदर है। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 125, 125 पर शेयर। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी कितनी निकल के आएगी। तो 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 120 करूंगा तो 360 की आ जाएगी। तो ये आपकी आ जाएगी 360, और 7.84 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 125 से, तो दिस विल बिकम 980। तो ये इन लैक्स चल रहा है सारा अमाउंट, 980। चलो, हो गया। अब इसमें से मैं लेस क्या करता हूं, आपका नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। तो नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स पहले एमएक्स की मुझे देखनी है, तो एमएक्स की, ये है एमएक्स की। तो एमएक्स की नेट आइडेंटिफिएबल असेट कितनी है, 3240, 3240। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेस, ये आपका हो जाएगा 3240। और एनएक्स की कितनी है, एनएक्स की अगर मैं देखूं तो वो है 2380, 2380। तो ये आपकी हो जाएगी 2380। तो यहाँ पर अब मेरा क्या तो गुडविल निकलेगा या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज निकलेगा। इसको रेड कलर से लिख देते हैं, गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज, दो ही चीजें निकल सकती हैं। तो अगर मैं देखूं तो 2620 प्लस 360 और नेट असेट्स मुझे ज्यादा की मिल गई, तो मुझे 260, तो गेन ऑन बार्गेन परचेज निकला है मेरा, ये माइनस, तो 260। तो ये मेरा गेन ऑन बार्गेन परचेज निकला है। अब आगे देखते हैं, 1147.5 प्लस 980 माइनस 2380, तो 252.5 ये भी माइनस में निकला है, तो ये मेरा गेन ऑन बार्गेन परचेज है।
252.5 252.5 252.5 ठीक है। तो ये मेरा हो गया वर्किंग नोट। चलो हमारा गुडविल भी कैलकुलेट होगी। अब आते हैं एनसीआई पे। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हमारे जो मेन वर्किंग नोट्स होते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एनसीआई देख लेते हैं कितना कितना बैठेगा हमारा। तो प्री पीरियड के अंदर कितना मैंने मेरा था और पोस्ट पीरियड के अंदर हमारा कितना था। तो प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का मुझे देखना है, और कौन कौन से हैं हमारे, लाइक एमएक्स एंड एनएक्स। तो प्री पीरियड का तो अभी मैंने ऊपर फेयर वैल्यू से जो मेजर करा था 360 एंड 980, एनसीआई 360 एंड 980 ठीक है। तो 360 एंड 980 और पोस्ट पीरियड का ये मैं निकाल चुका हूँ। तो एमएक्स का पोस्ट पीरियड का, ये रहा पोस्ट पीरियड एमएक्स लिमिटेड। तो इसमें एनसीआई कितना था पोस्ट पीरियड के अंदर, तो 7.5 प्लस में 18, सो दिस विल बिकम 25.5। तो ये आपका आ जाएगा 25.5। और एनएक्स के अंदर कितना था, एनएक्स के एमएक्स हो गया, एनएक्स एनएक्स लिमिटेड के अंदर कितना था 14.7 प्लस में 39.2, सो दिस विल बिकम 53.9। तो 53.9, तो ये आपका आ जाएगा 53.9। तो ये आपका पोस्ट पीरियड का था। चलिए आप टोटल कर लेते हैं एक बार कि हमारा, बट इसमें टोटल करने से पहले एक चीज जो और है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट फुल्ली नॉक ऑफ हो चुकी है? नहीं हुई अभी। यहाँ पर आपको लेस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बाय एमएक्स इन एनएक्स लिमिटेड कंपनी। अब क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो 85% आप ले चुके हो जो होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट करी थी। तो ये तो नोक ऑफ हो गया, जो गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज के अंदर नेट नेट होके निकल के आ जाता है। गुडविल या गेन और बार्गेन परचेज जो भी निकल के आता है उसमें नेट हो जाता है ये अमाउंट, हम जैसे पहले भी देखते आ रहे हैं। अब ये जो एनसीआई का पार्ट है, जो एनसीआई का पार्ट है, जो एनसीआई की जो ये इन्वेस्टमेंट थी, ये तो अभी भी नोक ऑफ नहीं हुई। अगर मैं इसको इसका इफेक्ट नहीं डालूंगा तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को मुझे फुल्ली नोक ऑफ करना पड़ता है ना। तो अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं, इसकी अगर जर्नल एंट्री बताऊं इन्वेस्टमेंट को नोक ऑफ करने की, तो क्या हो जाएगी, वो सिंपल हो जाएगी। ये एंट्री हो जाएगी एनसीआई अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपको प्लस करना है माइनस बोलोगे कैसे पता चलेगा, तो सिंपल इस एंट्री से आप समझ लो एनसीआई को डेबिट कर रहा हूँ, लाइबिलिटी डेबिट कर रहा हूँ, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा एनसीआई में से अमाउंट। कितना अमाउंट लेस करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा 202.5। तो 202.5 202.5, तो इतना अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा। तो यहां से मैं लेस कर देता हूँ 202.5। तो अब देख लेते हैं टोटल कितना हमारा निकल के आ रहा है एनसीआई, जो टोटल मुझे बैलेंस शीट के अंदर डालना है। तो अब मैं टोटल देखूं, इधर तो कुछ नहीं आएगा। चलिए 360 प्लस 25.5 माइनस 202.5, सो दिस विल बिकम 183। तो एनसीआई 183 का आपको बैलेंस शीट के अंदर डालना है एमएक्स का। 980 प्लस 53.9, 980 प्लस 53.9, सो 1033.9। तो ये आपका आ जाएगा 1033.9। तो आपका वर्किंग नोट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। चलिए तो अब आते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 4 पे अपने। वर्किंग नोट नंबर 4, तो क्या बनाना है हमें, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी।
कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, ठीक है। तो बना लेते हैं हम कि इसमें पर्टिकुलर, ठीक है, क्या क्या चीजें हमारी, एक तो रिजर्व है, ठीक है, एक रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, और एक कैपिटल रिजर्व लिख लेता हूँ इसको मैं, जो भी गेन ऑन बार्गेन परचेज मेरा निकल के आया है। क्या है मेरा गेन ऑन बार्गेन परचेज, लिख देता हूँ इसको ऐसे, गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं होल्डिंग कंपनी का बैलेंस लिख लेता हूँ। भाई होल्डिंग कंपनी का क्या क्या बैलेंस था इसके लिए, होल्डिंग कंपनी बैलेंस, चलिए तो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस देख लेता हूँ मैं क्या क्या था। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा नीचे ही ले आते हैं, बार बार ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर का तो काम हो गया, इसको भी ले आते हैं। अब ठीक है। हम्म, सो कंसोलिडेट, अब मुझे डालना है होल्डिंग कंपनी का बैलेंस, तो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग्स देख लेते हैं। तो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स तो 1150 एंड 1030, सो 1150 एंड 1030, 1030, कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं है। चलो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम सब्सिडरी के बैलेंसेस। सब्सिडरी आप कौन कौन है, आपकी एमएक्स एंड आपकी एनएक्स। तो एमएक्स एंड एनएक्स के सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स मुझे इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो एमएक्स पहले देख लेते हैं, ऊपर एनालिसिस में नेट एसेट में पहले कौन सी थी, एमएक्स लिमिटेड, तो इसके मैं ले लेता हूँ, रिजर्व्स थे मेरे 42.5, ये रहे 42.5 के रिजर्व्स थे। तो एमएक्स कंपनी के लिख देता हूँ यहाँ पर 42.5, और एमएक्स का हो गया। अब ऊपर एमएक्स का 42.5, और आपके ये क्या थे 42.5, 102, 102, 42.5 एंड रिटेन्ड अर्निंग थी 102 एमएक्स की, 42.5 एंड 102। अब एनएक्स पे आते हैं, 42.5 एंड 102, ठीक है। एनएक्स पे आते हैं, तो एनएक्स का है 15.3 एंड 40.8, 15.3 एंड 40.8, 15.3 एंड 40.8, 15.3 एंड 40.8। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व पे। हम्म, अब आते हैं अपने कैपिटल रिजर्व पे। तो कैपिटल रिजर्व आया था 260 एमएक्स का एंड 252.5, 260 एंड 252.5, 260 एमएक्स, 260 एंड 252.5, 260 एंड 252.5, ठीक है। अब मैं इनका कर देता हूँ टोटल, जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करना है।
तो 15.3 ये आपका हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा, तो टोटल देख लेते हैं कितना कितना आएगा। तो 1150 प्लस में 42.5 प्लस में 15.3, so this will become 1207.8, so this will become 1207.8। और आगे देख लेते हैं 1030 प्लस में 102 प्लस में 40.8, तो दिस विल बिकम 1172.8, तो ये आपका आ जाएगा 1172.8। बाकी 260 प्लस में 252.5, so this will become 512.5, 512.5। चलो ठीक है, 500 ये थोड़ा 512.5 ठीक है। तो ये हो गया, अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है, चलो अब फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एलेक्स कंसोलिडेटेड, ठीक है। चलिए, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अमाउंट जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके इन लैक्स। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, हमारी जो टोटल असेट्स है, हमारी असेट साइड, असेट साइड में कुछ भी नहीं है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देख लेते हैं कितनी कितनी है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है आपकी ये रही। तो सिंपल जोड़ना है, मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं। तो ये हो जाएगी 1500 प्लस में 1600 प्लस में 1400, सो दिस विल बिकम 4500। तो यहीं पे तोड़ जोड़ के लिख लेते हैं, एक साथ ही लिख लेंगे वहाँ पे 4500, ठीक है। बाकी आपकी इन्वेंट्रीज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। 1230 प्लस में 730 प्लस में 1180, सो दिस विल बिकम 3140। ये आपको हो जाएगा 3140। ट्रेड रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में एक लाइक इंटर कंपनी नॉक ऑफ मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और देखते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो जोड़ दो। तो 1415 प्लस में 270 प्लस में 620, सो दिस विल बिकम 2305, 2305, ठीक है। कैश एंड, अब इन दोनों का कुछ ना कुछ ये हमें एक एडजस्टमेंट इसके अंदर दे रखी है जो मुझे करनी है सॉल्व। अब वो कैसे होगी बता देता हूँ, देखिए। बिल रिसीवेबल इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है आपको बिल पेबल। अब यहाँ पर देखिए एमएक्स लिमिटेड कंपनी का नाम लिखकर प्रॉपर इसमें लिख रखा है 55, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर इधर बिल पेबल है एलएक्स एनएक्स कंपनी में, तो एमएक्स में क्या होना चाहिए था, बिल रिसीवेबल। लेकिन बिल रिसीवेबल में देखिए ये अभी भी कितना है, ये 60 है, तो मतलब 5 लाख का कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है। अब ये वेरिएशन क्या है, मैं उसको बताता हूँ। हम एडिशनल वर्किंग नोट्स में अपना आते हैं, इसमें अच्छे से मैं बताता हूँ इसमें क्या चीजें हैं। अब क्या होगा, अच्छी चीज है ये, वर्किंग नोट नंबर सी। आप देखिए क्या होता है इसमें। ये आपकी एमएक्स है, ये आपकी एनएक्स है। एनएक्स की बैलेंस शीट में जो बीपी शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं
55 लाख के, और एमएक्स की बैलेंस शीट में जो बीआर शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 60 लाख के। तो यहाँ पर फर्क क्या आ रहा है भाई? सेम होना चाहिए था बीपी बीआर। तो सीधी सी बात है, अब एनएक्स कंपनी ने क्या करा होगा, यहां से कैश ट्रांसफर करा होगा किसको, एमएक्स कंपनी को, लाइक रिगार्डिंग जो भी बी आर उनको जो भी पे करना था अमाउंट, ठीक है। तो जब इन्होंने पे करा होगा, क्योंकि जो वेरिएंस आ रहा है दोनों के बीच में, वेरिएंस कितना आ रहा है, 5 लाख का वेरिएंस आ रहा है। अभी वेरिएंस है क्या, मुझे वो पता करना है। तो जब इन्होंने कैश ट्रांसफर करा होगा लाइक एनएक्स कंपनी ने, तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी? सिंपल सी चीज है, लाइक क्योंकि इनके भी टाइम पर एक एक टाइम पर बीपी 60 लाख के ही होंगे, 55 लाख के कैसे हुए? तो इन्होंने एंट्री क्या पास करी होगी भाई, बीपी को अकाउंट को डेबिट करा होगा, और टू टू कैश अकाउंट 5 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। अब यहां से 5 लाख की एंट्री हो गई, इनका भी अमाउंट टोटल पहले कितना था, 60 लाख ही होगा। 5 लाख की जैसी ही एंट्री पास करी, तो इनका बीपी कितना रह गया, 55 लाख, और कैश भी 5 लाख से कम हो गया। चलो यहां तक समझ आता है। बट जब इन्होंने कैश ट्रांसफर करा, तो अभी जो कैश यहां से इन्होंने ट्रांसफर करा है वो क्या है, वो अभी कैश इन ट्रांजिट ही है, अभी तक इनके पास पहुंचा नहीं है, या पहुंच गया तो उन्होंने अभी तक एंट्री नहीं करी, तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई ये कैश इन ट्रांजिट है अभी तक। तो इनकी बुक्स में तो 60 लाख ही शो कर रहा है। तो बैलेंसेस को मैच करने के लिए जब मैं एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो उसमें तो लाइक इंटर कंपनी आइटम्स को नोक ऑफ करना ही पड़ता है मेरे को। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री क्या पास करूंगा इस चीज के लिए, मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, ताकि इंटर कंपनी आइटम्स नो ऑफ हो सके। तो 5 लाख एंड 5 लाख, जैसे ही मैं ये एंट्री पास करूंगा, तो मैं अपना बीआर सीधी सी बात है 5 लाख से कम कर सकता हूँ, लाइक 60 - 5 लाख विल बिकम 55 लाख। जब ये 55 लाख हो जाएंगे मेरे बीआर, तो बीआर एंड बीपी दोनों नोक ऑफ हो जाएंगे, और लाइक कैश इन ट्रांजिट मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब सिंपल सी चीज है, ये कैश इन ट्रांजिट मुझे कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जोड़ना पड़ेगा, और बीआर बीपी दोनों नोक ऑफ हो जाएंगे इस केस के अंदर। तो ये एडजस्टमेंट थी। चलिए अब आते हैं अपनी मेन सॉल्यूशन के ऊपर। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा हो चुका था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है, और आपका इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर इन सबको मैं ऐड करूंगा, और एक चीज और ऐड करूंगा, जो मेरा कैश इन ट्रांजिट है, जो भी मेरा कितना है, 5 लाख का कैश इन ट्रांजिट है। तो अब इसको टोटल करके लिख लूं अगर मैं, 1085 प्लस में 90 प्लस में 150 प्लस में 5, सो दिस विल बिकम 1330। सो 1330, तो मेरी असेट साइड कंप्लीट हो गई। अब इन सब को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर। तो पीपी ही मेरा 4500 का है। चलिए, तो पीपीई मेरा है 4500 का, और मैं इसमें अगर लिखूं, गुडविल तो कुछ है नहीं, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मेरी क्या थी असेट्स में, नॉन करंट असेट्स। अब मेरे को यहाँ पर लिखनी है जो कि मेरी करंट असेट्स कौन कौन सी हैं। तो करंट असेट्स में सबसे पहले मेरा आ जाएगा आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद आपकी आ जाएंगी जो कि आपकी जो भी फाइनेंशियल असेट्स होंगी। फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स में आपका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ये तो वैसे नोक ऑफ हो चुका है ऑलरेडी, और आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो देख लेते हैं कितना कितना क्या है, फटाफट जोड़ के लिख देते हैं। तो इन्वेंट्री मेरा कितना निकला था, तो 4500। इन्वेंट्री मेरा था 3140, इन्वेंट्री मेरा था 3140।
तो इन्वेंट्री मेरा है 3140, तो लिख देता हूँ मैं 3140। ट्रेड रिसीवेबल मेरा कितना था? तो ट्रेड रिसीवेबल ये रहा 2305 एंड 1330, 2305 एंड 1330। ट्रेड रिसीवेबल है मेरा 2305, ये तो नील है क्योंकि नोक ऑफ हो चुका है, एंड 1330। अब इसमें मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट, इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट। इसके अंदर कैश इन ट्रांजिट इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो यहां तक मेरा हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम ना टोटल। तो टोटल कितना आया देख लेते हैं। तो टोटल देख लेते हैं कितना है। 4500 प्लस में 3140 प्लस में 2305 प्लस में 1330, तो दिस विल बिकम 11275। तो मेरा ये जो आंसर निकल के आया है वो आया है 11275। चलो, तो असेट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हमारा लाइबिलिटी साइड पे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी इक्विटी लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपकी आ जाएगी अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में आपके लाइक टोटल मैंने निकाली हुआ है, उसको जोड़ के लिख देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज कौन सी कंपनी की आती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑलवेज होल्डिंग कंपनी की आएगी। तो यहाँ पर अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखोगे तो कितनी है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे किसकी देखनी है, होल्डिंग कंपनी की। तो होल्डिंग कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है ये रही 3400। तो 3400 आपकी है। तो अदर इक्विटी का आप रेफर कर सकते हो वर्किंग नोट नंबर 4। हमने कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी बना रखी है, तो देख लेते हैं। तो इसमें ये तीनों अमाउंट को जोड़ देते हैं। 1207.8 प्लस में 1172.8 प्लस में 512.5, so this will become 2893.1, 2893.1। so 2893.1, तो ये आपका हो गया। अब हमारा क्या आता है, एनसीआई, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई ऊपर निकाला हुआ है, फटाफट देख लेते हैं कितना कितना है वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो 183, 183 प्लस में 1033.9, so this will become 1216.9, 1216.9। तो ये आपका हो जाएगा 1216.9। सो एनसीआई भी आपका हो गया। अब हमें क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज तो इसमें है नहीं। तो करंट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है मुझे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में बीपी तो आएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी नोक ऑफ हम कर चुके हैं। और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सिंपल जोड़नी है चीजें, तो ट्रेड पेबल ही है और तो कुछ नहीं है, तो इनको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा, 2920 प्लस में 690 प्लस में 805, so this will become 4415, so 4415,
4415। तो ये आपका लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ट्रेड पेबल 4415। तो आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल 4415। तो अब इसको भी टोटल कर देते हैं। तो हमारा टोटल इसका जो बैलेंस शीट का आता है, देखते हैं मैच करती है कि नहीं करती। तो 3400 एंड 2893.1 प्लस 1216.9 प्लस 4415 11925। 11275। 4500 प्लस 3140 प्लस 2305 प्लस 1330 11275। और इसमें अगर मैं देखूं 3400 2893.5 3400 2893.1 प्लस 1216.9 प्लस 4415। तो ये मैच हो रही है 11275। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसमें अब एक चीज और रह गई है। इसमें एक चीज और है जो करनी है। इसके अंदर एक चीज और जो रह गई है, बिल रिसीवेबल। अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो होल्डिंग कंपनी का बीआर है जीरो में, बिल रिसीवेबल लाइक ये देखो 650। इसमें इसको और ऐड करना है। तो क्योंकि हमने जो नोट ऑफ करा है वो इंटर कंपनी आइटम को नोट ऑफ तो कर दिया, होल्डिंग का बट वो भी तो है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 650 एंड दिस विल बिकम टोटल देखूंगा तो ये आपका जाएगा इसको जीरो 43140 प्लस में 2305 प्लस में 650 प्लस में 1330। तो दिस विल बिकम 1195 और ये भी आपको लिखना होगा 1195। तो ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो ये एक चेन बिल्डिंग का एक और क्वेश्चन का जो हमने कंप्लीट करा।